ये स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स के बारे में हम देखते हैं कि एंजाइम्स क्या हैं। एंजाइम्स के बारे में आपको मालूम हो कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स होती हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स, इनको हम बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स का नाम देते हैं और ये क्या कहलाते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाएंगे या फिर इसको आप बायो कैटलिस्ट का नाम भी दे सकते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। चूँकि ये केमिकली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, तो लिहाजा इनको आप ऑर्गेनिक कैटलिस्ट का नाम भी दे सकते हैं। दे आर आल्सो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। अब आपको इसकी जनरल डेफिनेशन मालूम हो, ये क्या करते हैं? दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। ये क्या कर रहे हैं? स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, without being consumed during the reaction, यानी बजाते खुद रिएक्शंस में यूज़ नहीं होते। इनको हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तेज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन को और ख़ुद कंज्यूम नहीं होते केमिकल रिएक्शन के दौरान। इन्हें आप क्या कहते हैं? एंजाइम्स का नाम देते हैं। दे आर कॉल्ड एंजाइम। याद रखिएगा कि ये एंजाइम्स की वजह से रिएक्शन जो होती है, इनकी स्पीड जो होती है बहुत फास्ट होती है। और अगर हम कहें कि अगर एंजाइम ना हो, यानी एंजाइम नहीं होंगे, तो याद रखिएगा कि लाइफ जो होगी, लाइफ ये क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल हो जाएगी विदाउट एंजाइम। रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होगी कि विदाउट एंजाइम क्या होगा कि स्पीड होगी, स्पीड ऑफ रिएक्शंस ये क्या होगी? दैट इज वेरी स्लो, बहुत ही स्लो होगी। तो नतीजा क्या होगा? जब रिएक्शंस की स्पीड स्टूडेंट स्लो होगी तो ऑब्वियसली जो हमें एक मेटाबॉलिज्म, आपको मालूम है कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, चाहे वो एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक हो, कंटिन्यूसली टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बड़ी तादाद में रिएक्शंस एट ए टाइम हमारे सेल में हो रहे होते हैं, जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ एंजाइम्स होते हैं और ये इनकी स्पीड अच्छी खासी स्पीड होती है। अगर ये एंजाइम्स ना हो तो विदाउट एंजाइम रिएक्शन होंगे ज़रूर, लेकिन इंतहाई स्लो हो जाएंगे और इंतहाई स्लो हो जाएंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि लाइफ इम्पॉसिबल होगी, यानी हम कह सकते हैं कि लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। तो ये भी बड़ा एक अहम नुकता है जो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। इसके बाद देखें बच्चों, इसमें हमने देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम किस किस्म का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में आपको मालूम हो कि बेसिकली ये 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। इसके बारे में स्टूडेंट्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में हमने इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से क्लासिफिकेशन की थी, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो आप देख सकते हैं 3 डायमेंशनल
ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। और इसमें मेनली याद रखिएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का इन्वॉल्व होता है, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। टर्शरी एंड क्वार्डनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें टर्शरी एंड क्वार्डनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का इन्वॉल्व होता है। तो ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर हो। टर्शरी स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया हुआ है कि पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ टू मेक ग्लोबुलर शेप। वो क्या बन जाएगा? टर्शरी स्ट्रक्चर। बाय द एग्रीगेशन ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर्स क्वार्डनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो लिहाजा आपको मालूम हो कि जब हम इसके बारे में बताते हैं कि ये 3D ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो इसमें टर्शरी एंड क्वार्टररी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। इसमें देखिए जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं। इन अमाइनो एसिड से आपको मालूम है क्या बनेगी? पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। यानी अमाइनो एसिड से क्या बनेगी? इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। और इस पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में आपको मालूम हुआ कि ये फिर क्या होगी? ये डिफरेंट वे में क्वाइल्ड होगी और फिर क्या होगी? आप ज्वाइन हो जाएंगी। ज्वाइनिंग में ये पॉलीपेप्टाइड चेन की क्या चीज़ ज्वाइन होंगी? मेनली इसके अमाइनो एसिड जो हैं इस तरह से आपस में लिंक्ड हो जाते हैं कि जिसकी वजह से इसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इसका बिल्टअप हो सकता है। तो इस तरह से आपको मालूम हो कि इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनके मिलने से क्या बनती? पॉलीपेप्टाइड चेन। और फिर जब ये इसकी कॉइलिंग होती है, फोल्डिंग होती है, तो इसमें ये अमाइनो एसिड्स होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद इनका क्या बन जाता है? ये 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस तरह से आपको बच्चों क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से इसमें आप इसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को बताते हो। अब बच्चों इसमें हमें बताना होगा कि जब भी किसी एंजाइम को हम स्टडी करते हैं तो याद रखिएगा कि एंजाइम में एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के बारे में आपने बताना होगा कि ये क्या होता है। ये भी बेसिकली क्या है? 3D का मतलब 3 डायमेंशनल क्या है? ये कैविटी है। 3 डायमेंशनल कैविटी है जो कि बेसिकली इसका क्या होता है? ये चार्ज बियरिंग साइट। यानी ये एक्टिव साइट क्या है? ये बेसिकली 3 डायमेंशनल कैविटी है और ये इसका क्या कहलाता है? चार्ज बियरिंग साइट कहलाता है। अब इसमें मेनली क्या होते हैं? फ्यू अमाइनो एसिड्स होते हैं। फ्यू अमाइनो एसिड जो है इनकी तादाद तो पंजाब टेक्निक बोर्ड पे नहीं दी हुई, लेकिन आपको मालूम हो कि फ्यू का मतलब 3 to 12, यानी ये इसकी रेंज होती है किस चीज़ की? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इसमें कितने हो सकते हैं? फ्यू अमाइनो एसिड यानी 3 to 12 तक हो सकते हैं, जो कि किस में इन्वॉल्व होंगे? कि एक्टिव साइट है तो याद रखिएगा ये किस में इन्वॉल्व होंगे? दे आर इन्वॉल्व इन कैटालिटिक एक्टिविटी। ये इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक्टिव साइट के बारे में आपको क्लियर, उसको मज़ीद डिटेल से भी हमने देखना है। और ये भी आपको मालूम हो कि 3 डायमेंशनल कैविटी स्पेसिफिकली किसके लिए है? ये स्पेसिफिकली याद रखना ये किसके लिए होती है? ये बेसिकली सबस्ट्रेट के लिए होती है। सबस्ट्रेट क्या है? बेसिकली ये रिएक्टेंट सब्सटेंस होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ये इसका रिएक्टेंट सब्सटेंस है। और इस रिएक्टेंट सब्सटेंस ने आकर कहाँ पे अटैच होना है? ऑन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो एक्टिव साइट बेसिकली किसके लिए बनी हुई है? ये आपको मालूम हो कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए ये कैविटी बनी होती है। तो लिहाजा ये भी आपको क्लियर हो। अब हमने मज़ीद आगे चलना है और बताना है कि एक्टिव साइट जो है इसकी एंजाइम की, इसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो एक्टिव साइट, इसके बारे में अभी हमने बताया कि इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट इसका आपने क्या बताना होगा? बाइंडिंग
साइट। पहला इसका पार्ट क्या होगा, बाइंडिंग साइट, और दूसरा पार्ट यहाँ पे हमने इसका शो करना होगा कैटालिटिक साइट। ये कैटालिटिक साइट और बाइंडिंग साइट, यानी एक्टिव साइट को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमने किसके बारे में स्टूडेंट बताना है, हमने बाइंडिंग साइट के बारे में बताना है। सबसे पहला बाइंडिंग साइट का रोल क्या होता है कि इसने रिकॉग्नाइज करना है किस चीज को, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को। ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और उसके बाद क्या होगा, जब ये रिकॉग्निशन होगी तो ये सबस्ट्रेट की क्या हो जाएगी, अटैचमेंट। अटैचमेंट अटैचमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये यहाँ पे इसकी बेसिकली क्या होगी, बाइंडिंग हो जाएगी। अटैचमेंट यानी बाइंडिंग हो जाएगी सबस्ट्रेट की, और किसके साथ, एक्टिव साइट के बाइंडिंग साइट पे इसकी अटैचमेंट हो जाएगी, यानी बाइंडिंग हो जाएगी। अब ये जो इसकी बाइंडिंग हो रही है, याद रखिएगा कि किस किस्म की बॉन्डिंग इसमें इन्वॉल्व होगी। खास तौर पर याद रखिएगा कि दिस बाइंडिंग इज मे बी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, या फिर इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के जरिए क्या होगा, इसमें ये बाइंडिंग होगी। अब जब ये सबस्ट्रेट किसके साथ, एक्टिव साइट की बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाएगा, तो उसके रिजल्ट के तौर पर क्या बनेगा, ये आप देखेंगे कि ये E फॉर व्हाट, एंजाइम, एंड S फॉर व्हाट, सबस्ट्रेट। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपके सामने बन जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गई क्या, इसकी अटैचमेंट, कहाँ पे, बाइंडिंग साइड पे। जैसे ही बाइंडिंग साइड पर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये बेसिकली किस चीज़ को एक्टिवेट करेगा, ये बाइंडिंग जो होगी ये एक्टिवेट करेगी किस चीज़ को, कैटालिटिक साइट को। इसने एक्टिवेट करना है कैटालिटिक साइट को, ये कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट करेगी। और इसका क्या काम होगा, इसका काम ये होगा, चेंज द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ये क्या करेगा, चेंज कर देगा सबस्ट्रेट को इनटू द प्रोडक्ट, ये उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था, इसने एक्टिवेट किया किसको, कैटालिटिक साइट को। कैटालिटिक साइट क्या करेगी, एंजाइम, ये जो एंजाइम तो है ही है, और साथ इसमें क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट। इसको एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का नाम दे दोगे, ये क्या बन जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और फिर उसके बाद एंड क्या होगा, ये एंजाइम इससे क्या होगा, डीटैच हो जाएगा, ये एंजाइम डीटैच हो जाएगा, और इसी तरह से प्रोडक्ट जो होगी वो इससे क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट इससे अलग हो जाएगी। कैटालिटिक एक्टिविटी की बात आप देख सकते हैं कि एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड। एंजाइम यहाँ पे क्या है, अनचेंज्ड है, और इस एंजाइम को याद रखिएगा कि अपनी एक्टिविटी के लिए मीडियम जो रिक्वायर्ड होता है, मीडियम जो रिक्वायर्ड है वो आपको मालूम होना चाहिए, वो कौन सा होता है, ये इसको एक्वस मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ये भी एक अहम कंडीशन है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। अभी हमने बच्चों यहाँ पे बताया कि इसमें ये टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए फिर अगर आप चाहें तो इसको आप डायग्रामेटिकली भी अपनी इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। वो किस तरह से, हम इस यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। जैसे हमने कहा कि ये इसमें टर्शरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, और एक्टिव साइड में ये क्या है, एक मिनिमम नंबर क्या है, फ्यू अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये किस तरह से होते हैं, इसकी आप एग्जाम्पल हम कोट करते हैं। एग्जाम्पल, एल्डोलेज, ये क्या है, एंजाइम है। अब इसमें जो इसकी एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट, यहाँ पे आपको मालूम हो कि 3 अमाइनो एसिड्स है। कितने अमाइनो एसिड्स हैं यहाँ पे बच्चों, 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कौन कौन से हैं, ग्लाइसिन,
एलानिन एंड हिस्टाइडीन। तो ये तीन क्या है, इसमें एक्टिव साइट में तीन अमाइनो एसिड्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्रामेटिकली बच्चों गौर करो, ये पॉलीपेप्टाइड चेन हमने शो की है। व्हाट इज दिस पॉलीपेप्टाइड चेन? ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब देखिए ये हम शो कर रहे हैं अमाइनो एसिड रैंडमली यहाँ पे प्लेस्ड है, ये रैंडमली प्लेस्ड है, ये हमने तीन अमाइनो एसिड यहाँ पे शो किए। ये बेसिकली क्या है, इनको आप क्या कहोगे, ये और ये, इसको आप कह सकते हो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ एक्टिव साइट। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन, जिस तरह हमने जैसे टर्शियरी स्ट्रक्चर में बताया था कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, ये फिर क्या करेगी, ये अपने आप को बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, ये इस तरह से ये बेंड एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ हो गई। तो यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल हम शो कर रहे हैं, ये इसकी क्या बन जाएगी, ये इसकी एक्टिव साइट यहाँ पे बिल्टअप हो जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग अमाइनो एसिड्स होगी, याद रखिएगा कि एंजाइम में जो अमाइनो एसिड्स की तादाद बहुत बड़ी तादाद होती है, 1000 भी हो सकती है, 1000 से बहुत ज़्यादा तादाद भी हो सकती है किसी चीज़ की अमाइनो एसिड की। तो रिमेनिंग अमाइनो एसिड किसको मेंटेन करेंगे, ये इसका ग्लोबुलर शेप को मेंटेन करने में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन ने अपने आप को किस तरह से मोल्ड किया है इनटू ग्लोबुलर शेप, और किस तरह से ये जो पार्ट्स है एक्टिव साइट के, जो अमाइनो एसिड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह से इसका एक्टिव साइट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट के मुताबिक। तो इस तरह बच्चों ये आपको क्या पता चला कि स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम क्या होता है। इसमें की पॉइंट्स आपने क्या याद रखने हैं, की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि एक्टिव साइट है क्या, सबस्ट्रेट बाइंडिंग एरिया किसे कहते हैं, फिर सबस्ट्रेट आकर कहाँ पर अटैच होता है एक्टिव साइट के दो कैटेगरीज, दो पार्ट्स हमने बताए। पहला नंबर 1 कौन सा है, बाइंडिंग साइट है। दूसरा कौन सा होता है, कैटालिटिक साइट होता है। बाइंडिंग साइट किसको सबसे पहले क्या काम करती है, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ से, रिकॉग्नाइज करना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को। फिर उसके बाद जैसे ही रिकॉग्निशन होती है सबस्ट्रेट की, तो ये अटैच होगा किस जगह पे, बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। इसके बाद बच्चों देखो कि जैसे ही बाइंडिंग होगी तो क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये एक्टिवेट कर देगा, किस चीज़ को एक्टिवेट करेगा, ये कैटालिटिक साइट को। आपको ये भी बताया अटैचमेंट होती कैसे, वो भी आपको बताया कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है और इसके अलावा इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो लिहाजा ये बाइंडिंग साइट एक्टिवेट करेगी कैटालिटिक साइट को। कैटालिटिक साइट नाम से जाहिर है क्या करेगा, चेंज कर देगा सबस्ट्रेट को इनटू द प्रोडक्ट। तो इस तरह आपको एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स मिलेगी। एट द एंड आप क्या देखेंगे कि एंजाइम जो होता है अनचेंज अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट उससे अलग हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बाद हमने नेक्स्ट क्या देखना है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को हम एक और भी नाम देते हैं, यानी ये क्या कहलाते हैं, एंजाइम असिस्टेंट्स। इनको आप एंजाइम असिस्टेंट्स का नाम भी देते हो। अब ये क्या है कि याद रखिएगा कि बहुत से एंजाइम ऐसे हैं जिन्हें केमिकली क्या होते हैं, प्रोटीन है, यानी क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। तो बहुत से एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो लिहाजा ये एंजाइम जो कि केमिकली क्या है, प्रोटीन है, इनको नॉन प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये कोफैक्टर्स क्या हैं, ये बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट्स, non-protein part which is required किसके लिए रिक्वायर्ड है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। इन्हें हम क्या कहेंगे, कोफैक्टर्स का नाम देंगे।
बुनियादी तौर पर बच्चों ये जो को फैक्टर्स होते हैं ये एक तरह से पुल का काम, ब्रिज का काम करते हैं किसके दरमियान, बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे सर्व एज ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ये ब्रिज का काम कर रहे होते हैं और डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में कैटालिसिस के लिए। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है। किस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, आपको अभी बताया केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए, फॉर कैटालिसिस, यानी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में। इसी तरह देखिए कि ये बहुत से कोफैक्टर ऐसे भी होते हैं कि जो क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि नेसेसरी होती है, यानी जो कि नेसेसरी है टू स्टार्ट, क्या करने के लिए, स्टार्ट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो प्रोवाइड करते हैं क्या चीज़, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कि रिक्वायर्ड है, ज़रूरी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब जो इसके बाद एक और अहम चीज़ आपको मालूम हो कि जो फाइनल शेप होती है, फाइनल शेप किसकी, फाइनल शेप आप किसकी बता रहे हो यहाँ पे, एक्टिव साइट की। एक्टिव साइट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, द साइट और डिप्रेशन इन द एंजाइम मॉलिक्यूल वेयर सबस्ट्रेट विल बिकम अटैच, ये उसकी क्या होती है, एक्टिव साइट होती है। तो फाइनल शेप जो है एक्टिव साइट की, ये कैसे अटेंड होती है, जब कोफैक्टर उसके साथ आकर अटैच होगा। फाइनल शेप जो होगी एक्टिव साइट की अटेंड कब, जब कोफैक्टर जो होगा आकर उसके साथ क्या होगा, अटैच, उसके साथ अटैच होगा। यह भी पॉइंट आपने याद रखना है बच्चों कि फाइनल शेप जो होती है एक्टिव साइट की कोफैक्टर के अटैचमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं होती। तो इस तरह एक और चीज़ इसमें आपने देखनी है कि फिर कोफैक्टर जो होते हैं, याद रखिएगा केमिकल नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएंगे, नॉन प्रोटीन तो होते हैं, वो तो हम पहले बता चुके हैं, नॉन प्रोटीन तो होते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि या ये ऑर्गेनिक भी होते हैं या नहीं होते, इनऑर्गेनिक होते हैं या फिर ऑर्गेनिक होते हैं। तो लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि जो ये कोफैक्टर्स हैं, ये याद रखिएगा ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और इसी तरह से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये क्या चीज़, कोफैक्टर, तो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब इसमें आपने जो इनकी कैटेगराइजेशन पढ़नी है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आप किसका रेफरेंस दोगे, यहाँ पे इनऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस जिनको आप आगे चलकर क्या नाम दोगे, मेटालिक आयन भी नाम दोगे, और फिर इनको आप आगे चलकर और क्या नाम दोगे, एक्टिवेटर का नाम भी दोगे ड्यू टू सर्टेन रीजन। और इसी तरह जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो इसकी भी दो कैटेगरीज होंगी। पहली कैटेगरी इसमें आ जाएगी किस चीज़ की, को एंजाइम्स, और इसी तरह से इसकी अगली कैटेगरी आ जाएगी प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है कि कितनी तरह के कोफैक्टर्स होते हैं, तो आपने सिंपल जो आंसर देना होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस या मेटालिक आयंस, या जिसको आप एक्टिवेटर कहते हैं, नंबर 1 आ जाएगा। नंबर 2 इसमें कोएंजाइम, और नंबर 3 क्या आएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप आएगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के हिसाब से कैटेगराइजेशन करें, तो आपको मालूम हो इनऑर्गेनिक का जब आप रेफरेंस दोगे तो उसमें जाहिर सी बात है, नाम से भी जाहिर है इनऑर्गेनिक आयंस आएंगे यानी एक्टिवेटर आएंगे। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक की बात करोगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कोएंजाइम भी हो सकते हैं और ये
प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इनको सिस्टमेटिकली लेना है और इसको वन बाय वन करके अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं, जिसको आप आगे चलकर क्या नाम देते हो, एक्टिवेटर, एक्टिवेटर्स का नाम भी देते हैं। ये क्या होते हैं बेसिकली, डिटैचेबल इनऑर्गेनिक आयंस। ये डिटैचेबल क्या है, इनऑर्गेनिक आयंस। और ये क्या हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस कौन से हैं, ये बेसिकली मेटल आयंस होते हैं, मेटल आयंस होती हैं। मेटल आयंस से मुराद क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखिए, ये क्या आपके सामने मैग्नीशियम आयन आ गए। इसी तरह से आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो कॉपर आयंस की, इसी तरह से आप किसकी एग्जांपल दे सकते हो, जिंक आयंस की, इसी तरह से आप एग्जांपल दे सकते हो किसकी, ये आयरन की। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये मेटल आयंस कहलाते हैं। ये बेसिकली एग्जांपल किसकी है, ये इनऑर्गेनिक आयंस की है। इनको ये जब हम कहते हैं ना ये जो कोफैक्टर विच इज डिटैचेबल इनऑर्गेनिक आयन, तो डिटैचेबल इनऑर्गेनिक आयन हो तो फिर उसको फिर नाम आप क्या दोगे, डिटैचेबल इनऑर्गेनिक आयंस को आप एक्टिवेटर का नाम भी दे सकते हो, इसको आप एक्टिवेटर का नाम भी दोगे, क्योंकि ये लूजली अटैच्ड होते हैं। कब, जब सबस्ट्रेट अटैच होता है एक्टिव साइट पे, यानी ये क्या होंगे, ये लूजली अटैच होंगे। कब, जब सबस्ट्रेट जो है ये अटैच होगा किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ, एक्टिव साइट के साथ ये अटैच होगा। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसमें एग्जांपल हम कोट करते हैं किसकी, इनऑर्गेनिक आयंस की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा, ग्लाइकोलाइसिस में आप पढ़ते हो प्रिपरेटिव फेज। प्रिपरेटिव फेज की पहला जो स्टेप है रिएक्शंस का, जिसमें आप क्या बताते हो, ये आपके पास रिएक्टेंट में क्या है, ग्लूकोज है, और प्लस उसके साथ हम क्या शो करते हैं, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिएक्शन शो कर रहे हैं। आपके पास एंजाइम कौन सा होगा यहाँ पे, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, और प्लस उसके साथ इसमें कौन से मेटालिक आयन कौन सा शो करना है, यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम आयन आ जाएगा। उसके रिजल्ट के तौर पर क्या बनेगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और प्लस यहाँ पे क्या था, ATP, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये कितना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, किस में कन्वर्ट हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो ये आपके पास एग्जांपल आ जाती है किस चीज़ की, एक्टिवेटर की। इसके बाद सेकंड कैटेगरी आ जाती है किसकी, ये कोफैक्टर, जो कि क्या है बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमने पहले, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में हमने पहले किसको डिस्कस करना होगा, कोएंजाइम्स को। अब देखिए कोएंजाइम्स क्या है, बेसिकली कोएंजाइम जो होते हैं, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाइटामिन्स। ये किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, वाइटामिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं कोएंजाइम्स। इनके बारे में बच्चों देखो कि ये नॉन प्रोटीन पोर्शन है, ये बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक जरूर है लेकिन क्या है, नॉन प्रोटीन पोर्शन है, जो कि वही बात लूजली किसके साथ अटैच होगा, ये लूजली अटैच्ड होगा किसके साथ, आपको पहले बताया किसके साथ, प्रोटीन पार्ट के साथ, प्रोटीन पार्ट के साथ। तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच विद प्रोटीन पार्ट। समटाइम इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच विद प्रोटीन पार्ट क्या हो सकता है, ये फिर आपको मालूम है कोएंजाइम। ऑप्शन में प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑप्शन में आपको इनऑर्गेनिक आयंस भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और फिर एक और अहम बात ये होती है कि ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में इसकी क्या होता है, ये रिक्वायर्ड, इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है बहुत ही कम अमाउंट में होती है, बहुत ही कम अमाउंट में ये रिक्वायर्ड होता है। और फिर ये क्या होता है, ये रीयूज होता है, ये फिर रीयूज हो सकता है। रीयूज जो होगा वो याद रखना टाइम एंड टाइम अगेन,
टाइम एंड टाइम अगेन। तो ये बार बार रीयूज होता है। माइन्यूट अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जांपल आप दोगे ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है? कोएंजाइम। इसी तरह से NAD, ये NAD जो है ये क्या है? ये अगर ऑक्सीडाइज फॉर्म में तो ये क्या है? बेसिकली ये भी कोएंजाइम है। इसी तरह से FADH2, ये रिड्यूस फॉर्म आपने शो की है, इसको भी रिड्यूस फॉर्म शो कर सकते हैं। ये क्या आपके पास बेसिकली क्या है? कोएंजाइम्स है। इनको आप कोएंजाइम्स का नाम दोगे। अब देखो कि ये आप एक और बात आपको पता हो कि हमने कहा ना लूजली अटैच्ड। लूजली अटैच का मतलब क्या होता है? लूजली अटैच का मतलब होता है कि ये भी डिटैचेबल है, ये भी डिटैचेबल, इजीली डिटैचेबल, आसानी से क्या होते हैं? अलग हो सकते हैं। किससे? एंजाइम से, ये कोएंजाइम। अब हमने इसकी एग्जांपल कोड करेंगे ताकि हमें कुछ रेफरेंस के तौर पर पता। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, ये हम रिएक्शन शो कर रहे हैं इथाइल अल्कोहल का। आपको मालूम हो इसके लिए हम जो एंजाइम शो करेंगे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। और इसके साथ अब हमने शो क्या करना है? ये कोएंजाइम, और कोएंजाइम कौन सा शो कर रहे हैं? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। किस फॉर्म में? ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो अब देखिए रिएक्शन कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? एसिटाल्डिहाइड और प्लस उसके साथ ये NAD जो है ये रिड्यूस हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू NADH। इस तरह लिखते हैं NADH प्लस, इसके साथ क्या होता है? हाइड्रोजन आयन भी होता है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी इसको समटाइम NaDH2 रखा। ये जो लिखा जाता है फॉर द कन्वीनियंट ऑफ द स्टडी, इन रियलिटी क्या होता है? NADH प्लस, उसके साथ क्या होता है? हाइड्रोजन आयन अलग होता है। तो बहरहाल ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम कोएंजाइम की एग्जाम्पल यहाँ पे कोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड आ जाएगा कौन सा? ये कोफैक्टर जो कि ऑर्गेनिक है, लेकिन ऑर्गेनिक के साथ कौन सा आ जाएगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। जहाँ तक प्रोस्थेटिक ग्रुप का ताल्लुक है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में आपको मालूम हो कि ये कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। कोवलेंटली बॉन्डेड है किसके साथ? वही बात आ जाएगी जैसे मैं पहले बताया था, ये बेसिकली कोवलेंटली बॉन्डेड। हमने बताना है कि ये फर्म या कोवलेंटली बॉन्डेड किसके साथ होगा? इसके प्रोटीन पार्ट के साथ। प्रोटीन पार्ट के साथ ये कोवलेंटली क्या होगा? एडहेयर होगा, उसके साथ अटैच होगा, फर्मली अटैच होगा। और ये बेसिकली हम कह सकते हैं ये परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम है। ये एंजाइम का क्या है? परमानेंट पार्ट है। इसमें अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल हम देंगे, आप जब पढ़ोगे बायोएनर्जेटिक्स उसमें आपने इसमें एग्जांपल आपने देनी है आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग। ये आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन, इसमें आपने रेफरेंस दोगे किस चीज़ का? साइटोक्रोम्स का, जो कि किसकी एग्जांपल है? ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की आपके सामने एग्जांपल है। तो आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन, इसमें आप किसका रेफरेंस देते हो? साइटोक्रोम, जो कि एग्जांपल किसकी है? प्रोस्थेटिक ग्रुप की। तो इस तरह बच्चों आपने ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं किस चीज़ की? कोफैक्टर्स की। ध्यान से देखना है, इसके जो जो पॉइंट आपको अलग अलग करके बताए गए हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर किया गया है, हाईलाइट किया गया है। इसीलिए हाईलाइट किया गया है, जिसको आप रीडिंग करोगे बुक में तो आपको आइडिया नहीं होगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो अहम चीज़ एंट्री टेस्ट में यही होती है कि एक एक पॉइंट को आप अलग अलग करें और उसको देखें कि उसको किस अंदाज से बताया गया है, किस
तरह से उसको सेंटेंस में यूज़ किया गया है, उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से, उसके फंक्शन के लिहाज से, प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, किस तरह उसको हमने यूटिलाइज़ किया है और किस तरह से इनमें से पॉइंट उठाकर एमसीक्यूज़ में लिए जाते हैं, ताकि आप उनका क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद प्रॉपर उसके ऑप्शन की तरफ जाएं और करेक्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें। तो ये फिर जब हम आपको इसका टेस्ट देंगे, असाइनमेंट देंगे, उसमें फिर आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको मज़ीद आइडिया होगा और ज़्यादा आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, आपको आइडिया होगा कि हमें और किस लेवल पर जाकर एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है।